मातृशक्ति और साथी। सबसे पहले तो मैं राष्ट्र जागरण अभियान की संयोजिका सुबही जी के साथ जो 30-40 वॉलेंटियर जिनको ये कहती हैं कार्यकर्ता, उन्होंने डेढ़ महीने से जो परिश्रम किया, आज उसको साकार रूप उनको ही देखने को मिल रहा है। इसके लिए इन सब वॉलंटियर्स का अभिनंदन करता हूँ मैं, और उन्होंने भी देखा सीखा होगा और अंदाज से ज़्यादा सफल को अपने दृश्य देख रहे होंगे। यहीं पर बात विषय की है प्रकृति के विकास 2030 की बात। तो इसके बाद कुछ भी करना बेकार रहेगा। जो सुधार होना है 2030 के पहले होना चाहिए और प्रकृति केंद्रित विकास होने के बाद। इसी बात को दर्शाते हुए देश नहीं, दुनिया भर के हालात ऐसे ही हैं, इसकी चिंता करते हुए और लोगों को जगाने के लिए न्यूयॉर्क में एक घड़ी लगी हुई है। उस घड़ी की खासियत है, उसको रिवर्स क्लॉक कहते हैं, उल्टी चल रही है। 2030 में वो 0 पर पहुंचेगी और ये दुनिया भर को चेताने के लिए वो घड़ी वहां लगी हुई है। मैं अभिनंदन करने के साथ साथ उनकी तबीयत की प्रशंसा करता हूँ वॉलंटियर्स की, कि कहते हैं ना, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। उसी मूड में राष्ट्र जागरण अभियान के सब कार्यकर्ता विचार और कर्म दोनों दृष्टि से लगे हैं। आप सब ने आकर उत्साह बढ़ाया, सहयोग की भावना रखी, उपस्थित हुए, इसके लिए आप भी सफलता के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं। मैं उसका आभार आप सबका मानता हूँ। उत्तर है 500 साल से चली हुई व्यवस्था है जिसका आज बाजारवादी स्वरूप है। जब कोलंबस ने खोजा होगा अमेरिका, तब से उपनिवेशवाद की नींव पड़ी। तो उपनिवेशवाद लूट यही तो था, नरसंहार ही तो हुआ। उपनिवेशवाद में कई उपनिवेशवादी, पूरा यूरोप की आधी आबादी खाली हो गई। उपनिवेश में जाकर वहाँ के स्थानिक निवासियों का नरसंहार किया और कब्जा किया। आज के अमेरिका में तो 80,000 लोग मुश्किल से हैं जो स्थानिक लोग कहे जा सकते हैं। ये जो हुआ उससे आपस की लड़ाइयाँ होने लगी उपनिवेशवादियों के बीच। उससे प्रतिस्पर्धा में आ गया हथियारवाद, फिर हथियारवाद आगे बढ़ा, तो उसमें से भी आपसी झगड़े बहुत हो गए यूरोप में। उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई वेस्टफालिया जर्मनी में, उसी में से राष्ट्रों की सार्वभौमता का विषय, सॉवरेनिटी वाला विषय, और दूसरे के मामले में दखल न देने वाला नॉन प्रिफरेंस का विषय, वो दुनिया में स्वीकृत हुआ। उसी के बाद नेशन स्टेट की आइडियाज दुनिया में चली। उसी का एक और विषय दिखाई पड़ा फ्रांस की राज्य क्रांति, जिसमें से इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी का स्तोत्र तो चला, लेकिन नेपोलियन की तानाशाही स्थापित हुई। ये सब क्रम होते हुए दुनिया उस सरकारवाद, हथियारवाद, बाजारवाद के कारण
2 विश्व युद्धों से गुजर गई। पूरी दुनिया में यही हुआ और उसमें भी यही हुआ कि आगे बढ़े जब तो आज़ादी भारत को मिली 47 में, 45 में यूनाइटेड नेशंस की ओर से सामान्य विचार आया, भैया आगे का जो विकास हो उसमें 3 बातों का ध्यान रखा जाए। एक तो प्रॉस्पेरिटी, दूसरा सस्टेनेबिलिटी, तीसरा पीस। उसमें आज हम एनालाइज करके देखें, आकलन करें तो प्रॉस्पेरिटी तो कुछ मिली, भारत में भी मिली, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा चुकता करनी पड़ी। अपराध, बेरोजगारी, गैर बराबरी, नारी के स्वत्व का अवमूल्यन और उन्मुक्त जानवराना भोग हुआ। ये भी सामने खड़े हो जाएंगे, देखो। और सस्टेनेबिलिटी की बात तो जमीन, जल, जंगल, जानवर, जल, सबके ऊपर अनाचार, अत्याचार, इको डिस्ट्रक्शन। और इको डिस्ट्रक्शन तो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने से लिखा है या कुल्हाड़ी पर अपना पैर मारने से लिखा है। ये सब दृश्य होता आया है और उस दृश्य को आज की नई पीढ़ी को फेस करना है। उस दृश्य के बारे में बहुत सी बातें हुई हैं, क्या क्या करना चाहिए इस पर भी बात हुई है, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये अगर होना है तो उसका संक्षेप में मैं बता सकता हूँ। एक बार मैं रांची के पास राजरप्पा एक स्थान है, राजरप्पा में छिन्नमस्ता का मंदिर है, तो मैं दर्शन के लिए गया। तो लौटा, बाहर आया तो आवाज आई मंदिर के प्रांगण से, हे गोविंदा इधर आओ। मैं गया नहीं, पैर पड़ा, कहा महाराज बताइए। कहा कि तुम बहुत प्रकृति केंद्रित विकास और क्या क्या बात करते हो, मालूम भी है कुछ? उनका नहीं महाराज, आप बताइए, आप बता दें तो बड़ी कृपा होगी। तो उन्होंने कहा देखो, पंच महाभूत और पंच तन्मात्राओं को उनके स्वभाव में स्थित करना ही प्रकृति केंद्रित विकास है। पंच महाभूत मालूम है आपको? आकाश, उसकी तन्मात्रा शब्द, उसके पश्चात वायु, उसकी तन्मात्रा स्पर्श, उसके बाद अग्नि, उसकी तन्मात्रा रूप, उसके बाद जल, उसकी तन्मात्रा रस, उसके बाद आती है पृथ्वी, उसकी तन्मात्रा गंध। फुर्सत से विचार करिएगा कि ये सब तत्वों को स्वभाव, उनके भाव में स्थित करना। पीछे हो जा भाई। ये प्रकृति केंद्रित विकास है। ऐसा मानकर जमीन, जल, जंगल, जानवर के साथ जन का अनुकूल जीवन, ये प्रकृति केंद्रित विकास की व्यवस्था है। और इसमें मूलतः भारत बहुत लाभदायक स्थिति में है, एडवांटेज है। भारत में प्रकृति अभी भी उतनी बिगड़ी नहीं है, अभी मौका है, भारत ही लीड कर सकता है। आज भी जो बोवाइन कहते हैं गाय भैंस, उसका 30% भारत में है दुनिया के गोवंश का। कैटल स्टॉक लीजिएगा तो दुनिया के कैटल स्टॉक का 40% है, जबकि भारत दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत में जितनी कृषि भूमि है उतनी ज़्यादा क्षेत्रफल होने के बाद भी लोगों के पास नहीं है। ब्राज़ील, अमेरिका, चाइना, रशिया, जमीन से ज़्यादा है कृषि भूमि में। और उसमें भी क्या, भारत में तो बायोडाइवर्सिटी है। 2.4% of land enjoying 16% of biodiversity of the world. दुनिया के 16% बायोडाइवर्सिटी भारत में लोकेटेड है। भारत में विविधता की बात करिएगा तो 127 इको एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं।
जमीन, जल, जंगल, जानवर और जल अपने फ्लेवर अलग रखते हैं, और ये जो अपने अलग अलग रखते हैं उसका परिणाम क्या होता है? भाषा, भूषा, भोजन, भवन, भेषज, भजन, इस सब में स्थानिकता को देखेगा तो तत्व एक है, भाव एक है, भाषा अलग है। ऐसा देश दुनिया में एक वही बदलाव ला सकता है, और हम कितने बड़े काम को हाथ में लिए हैं ये आपके नौजवानों को समझना होगा, और उनकी जिंदगी की हिफाजत और जिंदगी का सुख इसी प्रकृति के विकास से निकलेगा, ये मेरा निवेदन है। और इसमें अगर होना है बहुत बड़ा काम, बड़े काम के लिए मनुष्य की बड़े गुण चाहिए, छोटे मन से बड़े काम नहीं होते। तो बड़ा मन क्या? जो समाज का वैसा बदलाव देखना चाहते हैं, तो ये बदलाव तो शुरू होगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई से। अपने अंदर हम जितने बदलाव करेंगे उतना ही तो बाहर बदलाव हमें खिचड़ी पर दिखाई पड़ेगा। और ये बदलाव में जैसे पर्यावरण ही है, हमारी बात हो रही थी, पर्यावरण के भी तो दो पहलू हैं, अमीरी के भी दो पहलू हैं, एक बाहरी अमीरी, एक अंदरी अमीरी। लाख रुपया है लेकिन ठेले वाले को लड़ाई कर रहा है 8 आने और 1 रुपये के लिए, तो ये अमीरी का होगी, तो गरीबी हुई ना। घर में आया, हमको याद है, भात और सरसों का साग खिलाया, उसके घर वो भी नहीं था, बगल के झोपड़ी से मांग कर लाया था। गरीब कौन? इसी तरह से पर्यावरण की स्थिति है, क्या पिंडी तक ब्रह्मांड है, तो बाहर जब जमीन, जल, जंगल, जानवर की ऐसी स्थिति होगी तो अंदर का पर्यावरण भी तो बिगड़ेगा। जैसा अन्न वैसा मन। अगर हम जहरीला खाएंगे तो मन पर असर नहीं पड़ेगा क्या? तो जो हम खाते हैं उसका स्थूल हिस्सा मल और मूत्र में कन्वर्ट होता है, बाहर जाता है। मज्जा का जो हिस्सा होता है उसी से मांस, मज्जा, मेद, अस्थि और रक्त बनता है। रक्त पचता है तो बीज बनता है, बीज पचता है तो ओज बनता है, ओज पचता है तो तेज बनता है, तेज पचता है तो मन बनता है। जैसा अन्न वैसा मन का ये लिंकेज है। इसलिए बात आई थी कृषि की भी, बात आई थी गोमाता की भी, बात आई थी गंगा मैया की भी। अब गंगा मैया से लिखी पावन नदी ब्रह्म धर्म है तो दुनिया में तो और कहीं नहीं है, क्योंकि हिमालय और कहीं नहीं हो सकता। हिमालय जैसी ऊंचाई से बहने वाली और कोई नदी दुनिया में नहीं हो सकती, और वो घर्षण जिन प्लेट्स पर करती आती है उससे बैक्टीरिया फॉसिल जन्म लेता है। तो बैक्टीरिया फॉसिल के कारण सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी आती है, और वो तभी होगा कि उसकी वेलोसिटी कायम रहेगी। वेलोसिटी कायम तब रहेगी तो वॉल्यूम ऑफ वाटर उधर से ठीक स्लोप में आएगा, इतने स्लोप से और कहीं है नहीं। इसलिए गंगा जी की अलौकिकता ये प्रकृति ने प्रदान की है, और प्रकृति भूगोल बनाता है, मनुष्य को इतिहास बनाता है। इसलिए हम इसका जो विचार करें तो बड़ा बनना है मन। और बड़ा कौन होता है? तात्पर्य की कविता में एक बार पढ़ रहा था, मुझे चिंता याद है। न पथ पर न प्राचीन पर चढ़ने खड़ा होने से कोई आदमी बड़ा होता है, आदमी आदमी होता है। फिर भी तुम अगर पूछो कि आदमी कौन बड़ा होता है, तो मैं कहता हूँ वो आदमी बड़ा होता है जिसका मन बड़ा होता है।
और मन बड़ा कभी ना चाहे, बुद्धि तो थोड़ी ही दूर तक जाती है ना, उसके बाद तो बुद्धि से अलग भी हो जाता है। मन अंतःकरण तो इतना विशाल किया जा सकता है, समूची दुनिया उसमें समा जाए, समूचा ब्रह्मांड उसमें समा जाए। मन बड़े में व्यवहार में क्या आएगा? जैसे अपने प्रति अभिमान, अपनी भाषा जो भी है बोल किसी के बारे में अपने प्रति अभिमान, लेकिन दूसरों का सम्मान। ये इसी प्रकार गुण देखे दूसरों का, दोष देखे अपना, स्वयं के प्रति कठोर, अन्यों के प्रति उदार। और इस दिशा में बढ़ने के लिए सतत प्रयत्न, आत्मनिरीक्षण, भगवत प्रार्थना और फिर कर्म में लग जाए। इससे कुछ समय के बाद गुण बढ़े, दोष कम हुए, ऐसा खुद का अनुभव आएगा। औरों के साथ काम करने के लिए उनको मन की उदारता चाहिए। नहीं तो अकेले कितना काम कर पाएंगे? लक्ष्य बड़ा है, अकेले से उठेगा नहीं, तो 10 लोग मिलकर उठाएंगे तो उठ जाएगा। आज जो वॉलंटियर्स ने मिलकर काम किया 1-1.5 महीने, वो इसी टीम वर्क का परिचायक है। उसके लिए अपने प्रति अभिमान के दूसरों का सम्मान, दूसरे हर अपने द्वारा न हो इसकी चिंता। और भारत तो एक विशेष देश है। भारत में कहा है ना, आनो भद्राः कर्तव्यो जन्तु विश्वतः, let noble thoughts come from all parts of the globe। भारत तो स्वभाव का है, सबको हमने बचाया है, सबका स्वागत किया है, सभी पंथों को संभाला है, सभी उपासना पद्धतियों में श्रद्धा की है, सबको अपनाया है। तो उसी को हम अपने जीवन में आगे लाएं। और एक बात, 2 बातें और छोटी छोटी। एक तो थिंक ग्लोबली, जैसे वॉल रिजल्ट रिवर्स क्लॉक की बात भी होगी, लेकिन एक्ट लोकली। हम क्या कर सकते हैं, हम करें, औरों को भी कराएं। बहुत सी बातें कही गई, इस पर चर्चा और हो और इसमें से आगे हम बढ़ें। फिर से सब आयोजकों को अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हुआ सबकी बात पूरी करता हूं।